हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एसएस क्रोटोफ के प्रॉब्लम नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। अ पॉइंट मास स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a at a time t1. After the beginning of motion, the acceleration changes sign, remaining the same in magnitude. Determine the time t from the beginning of motion in which the point mass returns to its initial position. तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये, और इस प्रॉब्लम को हम लोग केवल काइनेमेटिक्स फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे ये इस प्रॉब्लम में देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम के हेल्प से बच्चों हम लोग इसके प्रॉब्लम को समझते हैं, और जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डायग्राम में मार्क करते हैं। प्रॉब्लम को बच्चों हम लोग डायग्राम की हेल्प से इस तरह से दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम में एक पॉइंट मास है जो किसी स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सेलरेटेड मोशन में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के लिए, t1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो t1 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, और पॉइंट P के बाद से यानी t1 सेकेंड जब पूरा होता है तब उसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, यानी अब वो रिटार्डेशन के केस में है। तो रिटार्डेशन के केस में वो मान लेते हैं समय t2 सेकेंड के लिए है, इतने सेकेंड के लिए वो रिटार्डेशन के केस में होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इस दौरान पार्टिकल को टोटल कितना समय लगेगा वापस इस पोजीशन में आने में, जहां से वो शुरू किया था इनिशियल पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग ओपी के लिए, ये जो डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है ओपी, इसके लिए हम लोग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और फिर टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन आसान है। इसको पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब पार्टिकल यहाँ इनिशियली रेस्ट में होगा और यहाँ से एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कुछ अटेन करेगा टाइम t1 सेकेंड के बाद। तो ये फाइनल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस at हम लोग इस पाथ के लगा रहे हैं OP के लिए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का 0, प्लस एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, कितने समय के लिए t1 सेकेंड के लिए। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ यहाँ अटेन करेगा P पे, ये निकालना ज़रूरी है ताकि वो नेक्स्ट पार्ट के इन्फॉर्मेशन से जो भी डेटा है वो फाइंड आउट कर सके। तो फाइनली क्या मिला a टाइम्स t1। ठीक है, तो v इक्वल्स टू at1, ये P पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब इस दौरान डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। इससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, केवल हाफ at² यूज़ करेंगे। तो हाफ एक्सेलरेशन a और टाइम दिया गया है t1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को बच्चों हम समझ सकते हैं कि OP जो डिस्टेंस है वो कितना है हाफ at² और इस पाथ के एंड पे जो वेलोसिटी अटेन करेगा पार्टिकल वो कितना है at1। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इस PQ लेंथ के लिए। अब यहाँ से जो एक्सेलरेशन था वो रिटार्डेशन का केस बन जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा गया है कि आफ्टर t1 सेकेंड एक्सेलरेशन जो है अपना साइन चेंज करता है। साइन चेंज करने का मतलब डायरेक्शन चेंज करता है। अब रिटार्डेशन के केस में आ गया, अब ये पार्टिकल स्टॉपेज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फाइनली Q पे आके मान लेते हैं वो स्टॉप कर जाएगा, कितने सेकंड के बाद t2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से जहां हम लोग OP के लिए कैलकुलेट किए हैं इस तरह से PQ के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है इनिशियल वेलोसिटी at1। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं।
एकदम ध्यान से समझना है, सारा कुछ आसानी से समझ में आएगा। अब इस बात के लिए पी क्यू के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे पार्टिकल का 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इस बात के लिए, इनिशियल वेलोसिटी जो अटेन किया है AT1। अब रिटार्डेशन का केस है तो माइनस साइन और उतना ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है तो -a लिखेंगे। कितने समय के लिए मोशन हुआ, t2 समय के लिए। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा इक्वेशन देखने को मिलेगा कि t1 बराबर हो जाएगा t2 के। बहुत ही यूजफुल मैथमेटिकल रिलेशन मिला। जितने समय के लिए एक्सेलरेशन मोशन में था उतने ही देर के लिए वो रिटार्डेड मोशन के लिए रहेगा। तो t1 और t2 बराबर है, ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर। अगर 5 मिनट के लिए वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में था तो उसी 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में वो रिटार्डेशन मोशन में आते हुए वो रेस्ट में होगा। तो t1 बराबर हो गया t2। ठीक है। अब जब q पे पार्टिकल आ गया, जो मास पार्टिकल था वो जब q पे है और एक्सेलरेशन का साइन किधर है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से जब मोशन शुरू होगा तब तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, क्योंकि पार्टिकल का मोशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब इस पार्टिकल के लिए QO ये जो डिस्टेंस होगा, जो रिवर्स डायरेक्शन में जो ट्रेस करेगा वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो प्रॉब्लम में बस इतना ही दिया गया है। अब फाइनली O पे वो रेस्ट पे होगा कि आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन मान के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि O के बारे में अब फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। तो अब QO के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम उसको लगेगा। इससे पहले कि हम लोग बच्चों QO को ट्रेस करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालें, इसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। आखिर ये OQ डिस्टेंस था कितना। S1 कैलकुलेट कर चुके थे हम लोग, ये डिस्टेंस OP। तो PQ कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। PQ भी सेम होगा, इसलिए कि टाइम T1 और T2 कितना है, बराबर, और सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है। फर्स्ट केस पे एक्सेलरेशन का है, सेकंड केस रिटार्डेशन का है। तो S इसके लिए निकाल लेते हैं हम लोग। S इक्वल्स टू हाफ S इक्वल्स टू हम लोग PQ के लिए जब यूज़ करेंगे तो UT प्लस हाफ AT²। अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, AT1। कितने समय के लिए चला था, T2 समय के लिए, माइनस हाफ एक्सेलरेशन A, और कितने समय के लिए मोशन है, T2 समय के लिए। ठीक है। यहाँ से हम लोग S कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली हम लोग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं T1 और T2 आपस में बराबर है, तो T2 के बदले क्या लिखते हैं, T1। तो ये हो जाएगा A T1 का स्क्वायर माइनस हाफ A T1 का स्क्वायर। तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस AT² माइनस AT², ये हो जाएगा A T1² बाई 2। ठीक है। तो A T1² बाई 2 हुआ ये PQ लेंथ, और ये भी कितना है, A T1² बाई 2। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग S डबल डैश, ये टोटल डिस्टेंस है S डबल डैश। ठीक है। S डबल डैश को हम लोग लिख रहे हैं OQ। ठीक है। तो S डैश कितना होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई A T1² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A T1² इक्वल्स टू OQ। ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन था जो हम लोग को निकालना ज़रूरी था, क्योंकि काइनेमेटिक्स के किसी भी इक्वेशन को यूज़ करें, अगर उसमें टाइम निकालना हो तो S निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो ये लेंथ हम लोग निकाल पाए, कितना हुआ ये A T1²। ठीक है। दोनों को ऐड किए तो ये A T1² मिला। अब हम लोग जो फाइनल पार्ट है QO, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब QO के लिए जब हम लोग S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT² लगाते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²।
ये प्रॉब्लम इसलिए भी अच्छा है कि इसमें काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट वाइज, इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा बाकी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब जब पार्टिकल क्यू पे है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। ठीक है, तो अब क्यू से ओ की तरफ पार्टिकल जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन अभी भी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि पार्टिकल क्यू पे रेस्ट पे था, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। अब एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और कितने समय के लिए हुआ मोशन, तो मान लेते हैं इसको हम लोग t समय के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t सेकेंड लगता है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, s डबल डैश हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, a t1 स्क्वायर बाई 2, नहीं a t1 स्क्वायर था। ठीक है, a t1 स्क्वायर, ये ठीक है बच्चों, s इक्वल्स टू a t1 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है q से o तक, a t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ से अननोन t हम लोग निकाल सकते हैं, इस एक्सेलरेशन से इस एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट करेंगे, ट्वाइस t1 स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो t स्क्वायर। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा √2t1। ठीक है, तो फाइनल हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय मिला √2 टाइम्स t1। अब ध्यान देने वाला बात है कि जो भी टाइम हम लोग कैलकुलेट किए हैं t1 के टर्म्स में ही किए हैं, इसलिए कि गिवन इन्फॉर्मेशन में केवल 2 ही वेरिएबल नोन है, एक एक्सेलरेशन a और दूसरा टाइम t1। बाकी जितना भी हम लोग कंसिडर किए हैं सब क्या है, अननोन वेरिएबल है। तो हमेशा रिजल्ट क्या करते हैं हम लोग, नोन वेरिएबल्स में ही देते हैं रिजल्ट में, हमेशा इस बात को याद रखना है। ठीक है, प्रॉब्लम कितना भी सही बनाए, कितने ही ढंग से अच्छे से सॉल्व करें, अगर अननोन वेरिएबल में आंसर रहेगा तो उसको सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो गिवन वेरिएबल है उसमें हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसलिए यहाँ टाइम को भी हम लोग t1 के रूप में लिखें, डिस्टेंस को भी हम लोग t1 के रूप में लिखें। अब टोटल टाइम देखते हैं हम लोग कितना हुआ, मतलब O से Q तक पहुँचने में और वापस Q से O तक आने में कितना समय लगा। तो टोटल टाइम के लिए हम लोग लिख सकते हैं t, इसको कैपिटल T मान लेते हैं। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। टोटल टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t2, और Q से लेके O तक टाइम कितना है, √2 टाइम्स t1। अब बच्चों फर्दर हम लोग t2 के बदले क्या रख सकते हैं, t1, तो इसको लिख सकते हैं t1 प्लस ये भी t1 √2 t1, ऐसा होगा, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस t1 प्लस √2। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, √2 t1, ये हो जाएगा √2 प्लस 1। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या हो गया, टोटल टाइम जो है पार्टिकल को O से Q और वापस Q से O आने में जो समय लगा वो कितना है, √2 t1 ब्रैकेट में √2 प्लस 1। तो एसएस प्रोटॉक प्रॉब्लम नंबर 1.4 के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे बेहतर तो कोई दूसरा मेथड नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया नहीं है जिसके कारण हम लोग कुछ और भी यूज़ कर सकें, केवल काइनेमेटिक्स के फार्मूला से ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.5 को कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।